प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि तरंग फलन का निरूपण कैसे किया जाता है, भौतिक सार्थकता उसकी क्या है, उसके गुण क्या हैं और इस पर क्या प्रतिबंध लगते हैं। हमने देखा है कि कण की प्रकृति और व्यवहार को समझने के लिए उसे द्रव्य क्षेत्र से जोड़ा जाता है और डी ब्रोगली की परिकल्पना से इन द्रव्य क्षेत्रों को द्रव्य तरंगों के द्वारा समझा जा सकता है। इन द्रव्य तरंगों के संचरण के दौरान किसी भी भौतिक राशि के मापने योग्य राशियों के लिए हमें तरंग फलन की आवश्यकता होती है। तरंग फलन हमें चाहिए किसी भी कण के गतिक व्यवहार को समझने के लिए कि वो किस प्रकार से बिहेवियर करेगा, तो उसको समझने के लिए हमें तरंग फलन की आवश्यकता होती है। और द्रव्य कणों की जो तीव्रता है वो साई के वर्ग के, जो हमने तरंग फलन साई चुना है, उस तरंग फलन के साई के वर्ग के समानुपाती होती है। साई जो है वो कण की स्थिति का फलन होता है। साई का वर्ग किसी भी स्थिति पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। तो साई जो फलन है उसकी भौतिक सार्थकता यहीं आती है कि जो साई का वर्ग है वो कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है उस स्थिति पर। और ऋणात्मक प्रायिकता का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम ये मानते हैं कि जो तरंग फलन है साई वो एक सम्मिश्र राशि होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम साई स्क्वायर को निरूपित करते हैं साई स्टार साई से। ये जो साई स्टार साई है जिसे मैं पी से लिख रही हूँ, पी इजिकल टू साई स्टार साई, ये बताता है प्रायिकता घनत्व को। और प्रायिकता घनत्व का मतलब होता है प्रायिकता प्रति एकांक आयतन, यानी साई स्टार साई जो कण के पाए जाने की प्रायिकता है वो प्रति एकांक आयतन के लिए है। तो अगर हम किसी डीटा आयतन की बात करें, अल्पांश आयतन की, तो उस अल्पांश आयतन में कण के पाए जाने की जो संभावना दी जाएगी पी डीटा से दी जाएगी और उसका मान हो जाएगा साई स्टार साई डीटा, यानी कि साई का वर्ग और इंटू डीटा। अगर मैं एक विमीय गति की बात कर रही हूँ तो उस प्रायिकता को मैं लिखूँगी पी डी एक्स इज इक्वल टू साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स, यानी कि साई एक्स टी का होल स्क्वायर डी एक्स। ये क्या मुझे बता रहा है कि कण के समय टी पर किसी स्थिति x के निकट अल्प दूरी डी एक्स में पाए जाने की संभावना, यानी साई स्क्वायर ओवरऑल डिपेंड कर रहा है कि कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है किसी गिवन स्थिति पर। अगर हम आयतन की बात कर रहे हैं तो हमने इसको डीटा से गुणा किया है। अगर मैं अल्पांश दूरी की बात कर रही हूँ तो मैंने उसको उस दूरी से मल्टीप्लाई किया है। तो उस दूरी में पाए जाने की संभावना किसी समय टी पर पी डी एक्स किसके द्वारा दी जा रही है, साई एक्स टी स्क्वायर डी एक्स के द्वारा। और अगर मैं सिंपल साई एक्स टी की बात करूँ यहाँ पर तो वो हो जाएगा प्रति एकांक दूरी के लिए कण की प्रायिकता। तो जैसे कि हमने जैसे कि साई स्टार साज, अगर वो पूरे समष्टि की मैं बात कर रही थी तब मैं उसको कह रही थी जो एकांक आयतन में पाए जाने की संभावना है वो एकांक आयतन में पाए जाने की प्रायिकता है, या फिर हमने उसको कहा प्रायिकता घनत्व है। और डिपेंड अगर ये पी डीटा है तो इस डीटा आयतन में पाए जाने की संभावना है, पी डी एक्स है तो इस डी एक्स दूरी में पाए जाने की संभावना को साई स्टार जो साई है, या फिर हम कहें जो साई का वर्ग है, तरंग फलन का जो वर्ग है वो किसी कण के किसी स्थिति में पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। और श्रोडिंगर के आधार पर अगर हम चलें तो इस तरंग फलन को हम निरूपित करते हैं ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी यू आर से, यानी हमने दोनों फलनों को यहाँ अलग अलग कर दिया है, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन को अलग किया है और जो पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है उसको हम अलग अलग करके जब श्रोडिंगर इक्वेशन से हल निकालते हैं साई एक्स टी के लिए तो मुझे साई आर टी का हल मिलता है ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी यू आर। तो यहाँ पर ये दोनों फलन अलग अलग हैं। ये पहला फलन जो है वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है और दूसरा जो है वो स्थिति का फलन है, पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है। तो अगर मैं साई स्टार एक्स टी लिखूँगी या आर टी लिखूँगी तो मुझे मिल जाएगा ई की पावर आइटा ओमेगा टी यू स्टार आर। अगर एक्स होगा तो आर की जगह हम एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए जो प्रायिकता है डीटा आयतन में पाए जाने की जो संभावना है कण की उसे हम लिख सकते हैं साई स्टार साई डीटा से, या फिर इसको अगर हम गुणा करेंगे दोनों को तो हमें साफ दिख रहा है कि ये जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है वो अपने आप हट जाएगी, तो सिर्फ बचता है यू स्टार आर यू आर, यानी यू आर का वर्ग डीटा। तो यहाँ पर जो प्रायिकता घनत्व है पी, जिसको मैं कहूँगी यू आर का स्क्वायर हो जाएगा वो यहाँ पर, तो ये जो प्रायिकता घनत्व है यहाँ पर वो समय पर निर्भर नहीं करता है। और यहाँ पर जब हमने साई को लिखा है तो इसमें समय पर निर्भरता वाली जो टर्म है ई की पावर आइटा ओमेगा टी उसको हम कहते हैं फेस फैक्टर, प्रावस्था गुणांक। और चूंकि प्रायिकता का मान एक से अधिक नहीं हो सकता है इसलिए हम ये कहते हैं कि जो तरंग फलन है वो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, यानी कि समष्टि के किसी बिंदु पर जो तरंग फलन है उसका केवल एक ही मान किसी एक बिंदु पर हो सकता है, एक बिंदु पर दो मान होना संभव नहीं है। अब यहाँ से अगर हम चलें
तो एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखें, तो कण के पूर्ण समष्टि में जो पाए जाने की संभावना है उसको हमने यहाँ व्यक्त किया है कि आपके पास अगर कण के समष्टि में पाए जाने की संभावनाओं की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर पूर्ण समष्टि की मैं बात कर रही हूँ, तो कण समष्टि में अगर स्थित है कहीं ना कहीं, तो हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डीटा, या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन हम जब कर रहे हैं, तो साई स्क्वायर डीटा का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 होता है। अगर कण समष्टि में है तो ये मान क्या आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। और अगर कण समष्टि में है ही नहीं, तो उस स्थिति में इस इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाना चाहिए? 0। यानी कण समष्टि में है तब साई स्टार साई डीटा इज इक्वल टू 1, और जब कण समष्टि में नहीं है तो इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीटा इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कण के समष्टि में पाए जाने की संभावना को व्यक्त कर रहा है। और अगर कण समष्टि में है और हम ये कह रहे हैं कि साई स्टार साई डीटा इज इक्वल टू 1, तो ये जो स्थिति है ये कहलाती है, ये जो कण की स्थिति हम ये कहते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहलाती है। कण के लिए प्रसामान्यकरण की शर्त ये कहलाती है। और अगर तरंग फलन प्रसामान्यकृत नहीं है और इसे हमें सामान्यित करना है, तो हम क्या करते हैं? इससे या तो एक नियतांक से गुणा करते हैं या भाग देते हैं। तो हम यहाँ इसको नियतांक a से गुणा करके एक नया फलन ए साई प्राप्त कर रहे हैं, जो कैसा होगा? प्रसामान्यकृत होगा। अगर ये ए साई फलन प्रसामान्यकृत है, तो इसके लिए हम कंडीशन वापस लगा रहे हैं कि पूर्ण समष्टि में अगर तरंग फलन सामान्यकृत है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए साई का स्टार ए साई डीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो मुझे मिल जाता है ए स्टार ए साई स्टार साई डीटा शुड बी इक्वल टू 1, या मॉडुलस ए का स्क्वायर साई स्क्वायर डीटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन में इसका मान क्या हो जाना चाहिए? 1। या फिर यहाँ से हमें नियतांक मिल रहा है सामान्यतः कि ए का जो स्क्वायर है वो मुझे क्या मिलेगा? 1 अपॉन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर डीटा। तो यहाँ पर ए का मान मैं इस तरह से प्रसामान्यकरण की शर्त लगाकर मैं नियतांक ए का मान ज्ञात कर सकती हूँ, जो कि प्रसामान्यकरण नियतांक कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है। अगर मैं इसको तरंग फलन को प्रसामान्यित करने के लिए किसी नियतांक से भाग दूँ, मान लो मैंने कर लिया 1/√n से इसको भाग दिया, तो मेरे पास जो प्रसामान्यकरण की शर्त है उसके अनुसार हो जाएगा कि 1/n माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये जो मेरा 1/√n है वो हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा, और जो साई अपॉन रूट n है उस स्थिति में प्रसामान्यकृत फलन बन जाएगा। तो आप गुणा करके भी आप प्रसामान्यकरण की शर्त लगा सकते हैं और प्रसामान्यकरण नियतांक का मान निकाल सकते हैं, और आप भाग देकर भी तरंग फलन को प्रसामान्यकृत करके उस गुणांक का प्रसामान्यकरण गुणांक का मान निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हमने यहाँ दिखाए हैं, गुणा करके भी और भाग करके भी। और अगर दो प्रसामान्यकृत फलन आपके पास हैं, साई आई और साई जे, तो उन दोनों तरंग फलनों के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन, लांबिक होने की शर्त क्या है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई आई स्टार साई जे डीटा शुड बी इक्वल टू डेल्टा आई जे, जहाँ डेल्टा आई जे क्या है? क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन है। और इसकी खासियत क्या है कि जब आई इज इक्वल टू जे है तो ये डेल्टा आई जे 1 होता है। तो उस स्थिति में इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई आई स्टार साई जे की भी हम जगह इससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि आई इज इक्वल टू जे है तो ये साई आई हो जाएगा, यानी साई स्टार आई साई आई डीटा शुड बी इक्वल टू 1। यानी एक तरह से यही पुनः नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन मेरे पास आ रही है। और अगर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है तो ये डेल्टा आई जे क्रॉनिकल डेल्टा 0 हो जाता है। तो उस स्थिति में मुझे मान मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई आई स्टार साई जे डीटा शुड बी इक्वल टू 0। और ये जो शर्त है ये है तरंग फलनों की लंब कोणीयता की कंडीशन, यानी ऑर्थो नॉर्मलिटी की कंडीशन है कि साई आई स्टार साई जे डीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो हमने दोनों कंडीशंस देख ली हैं, सामान्यकरण की शर्त क्या है, या फिर हम कहें तरंग फलनों के लांबिक होने की कंडीशन क्या है, और लंब कोणीय होने की कंडीशन क्या है। अब हम ये देखते हैं कि एक सुव्यवहारित तरंग फलन में क्या गुण होने चाहिए। उनको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल की यहाँ बात कर लेते हैं। और वो क्या एग्जाम्पल है कि आपके पास कि अगर आपके पास जो तरंग फलन है वो आपके पास अगर सुव्यवहारित है, तो यहाँ पर हम उनके पहले गुणों की ही बात कर लेते हैं कि एक तरंग फलन जो सुव्यवहारित है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए कि वो
द्रव्य कण की अवस्था को परिभाषित करने में सक्षम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हमने तरंग फलन को परिभाषित ही इसीलिए किया है कि हम कण की अवस्था को, कण के व्यवहार को उससे समझ सकें। और दूसरी शर्त क्या है कि द्रव्य क्षेत्र या समष्टि के प्रत्येक बिंदु पर तरंग फलन परिमित और एकमानी होना चाहिए। और द्रव्य क्षेत्र या समष्टि के किसी भी बिंदु पर तरंग फलन अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रायिकता मैक्सिमम 1 होती है, अनंत नहीं हो सकती है। और साई स्टार साई यानी कि साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व को निरूपित करता है। और साई यहाँ क्या है, एक सम्मिश्र राशि है। और समष्टि के प्रत्येक बिंदु पर साई कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए और सुव्यवहारित होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक सुव्यवहारित तरंग फलन के गुण, ये पांचों गुण एक तरंग फलन में होने चाहिए अगर वो किसी द्रव्य कण के अवस्था को डिफाइन कर रहा है तो। अब तरंग फलन पे कुछ सीमांत और सातत्य प्रतिबंध भी लगते हैं, जिन्हें हम जब तरंग फलनों से जुड़ी हुई या श्रोडिंगर इक्वेशन से जुड़ी हुई हम समस्याओं को, क्वांटम यांत्रिकी समस्याओं को जब हम हल करेंगे तो हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो तरंग फलन पर लगने वाले सीमांत और सातत्य प्रतिबंध क्या हैं कि प्रत्येक समष्टि के प्रत्येक बिंदु पर तरंग फलन और इसके अवकलज, अवकलज का मतलब डेल डेल एक्स ऑफ साई, डेल डेल वाई ऑफ साई, डेल डेल जेड ऑफ साई, ये हमने कार्तीय समष्टि की बात हम यहाँ करते हुए बता रहे हैं, कैसे होने चाहिए, सतत और एकमानी और परिमित फलन होने चाहिए। कौन कौन, किसी भी बिंदु पर साई और इसके अवकलज कैसे होने चाहिए, परिमित, सतत, एकमानी होने चाहिए। और यही शर्त कि साई और इसके अवकलन कैसे होने चाहिए, सतत होने चाहिए, ये दोनों क्षेत्रों की, किसी दोनों क्षेत्रों की परिसीमा पर भी ये कंडीशन लगती है। और अगर हम मान लें कि किसी एक क्षेत्र में, फर्स्ट में, जैसे हमने यहाँ दो क्षेत्र सिखाए हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों की बाउंड्री एक्स इजिकल टू ए पर हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर यदि एक क्षेत्र फर्स्ट में हम मान लें तरंग फलन साई फर्स्ट है और क्षेत्र सेकंड में इस जो तरंग फलन है वो साई सेकंड है, तब इन दोनों क्षेत्रों की परिसीमा पर हम कहेंगे, जो परिसीमा हमने यहाँ एक्स इजिकल टू ए पर मानी है, उस पर हम कहेंगे कि साई फर्स्ट का मान एट एक्स इजिकल टू ए शुड बी इक्वल टू साई सेकंड एट एक्स इजिकल टू ए। और इसी तरह डेल डेल एक्स ऑफ साई फर्स्ट एट एक्स इजिकल टू ए शुड बी इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ साई सेकंड एट एक्स इजिकल टू ए। तो ओवरऑल जो बाउंड्री है उस पर हम ये कह सकते हैं कि जो अवकलंश को चूंकि मैं डैश से दिखा सकती हूँ, तो साई फर्स्ट का डैश शुड बी इक्वल टू साई सेकंड का डैश। इसी तरह वाई दिशा के लिए भी हम दिखा सकते हैं कि एक्स दिशा में सतत है, तो अगर वाई दिशा में बात करूँगे तो वाई दिशा में भी यही कंडीशन लागू होगी कि साई फर्स्ट का मान साई सेकंड के बराबर होगा और इनके डेरिवेटिव्स के मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह जेड दिशा के लिए भी हम कह सकते हैं। तो ये शर्त है दो क्षेत्रों की परिसीमा पर तरंग फलन कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, और इसके अवकलज भी कैसे होने चाहिए, सतत होने चाहिए। और अनंत दूरियों पर तरंग फलन क्या हो जाने चाहिए, शून्य। यह भी अभी हमने देखा, क्योंकि प्रायिकता का मान एक से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए अनंत दूरियों पर तरंग फलन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, यानी साई इज इक्वल टू 0। और इसके अवकलजों के मान भी अलग अलग पृथक पृथक क्या हो जाने चाहिए, अनंत पर शून्य के बराबर हो जाने चाहिए, यानी डेल डेल एक्स ऑफ साई, डेल डेल वाई ऑफ साई और डेल डेल जेड ऑफ साई के मान क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि सुव्यवहारित तरंग फलन में गुण क्या होते हैं, और सुव्यवहारित तरंग फलन पर किसी भी समस्या में जब हम बात करते हैं तो सीमांत और सातत्य प्रतिबंध क्या लगते हैं। और उसके अलावा एक शर्त और है इसके सीमांत और सातत्य प्रतिबंधों में कि तरंग फलन कैसे होने चाहिए, प्रसामान्यकृत होने चाहिए, यानी इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर वो प्रसामान्यकृत नहीं होते हैं फलन, तो हम उनको या तो किसी नेतांक से, प्रावस्था गुणांक से गुणा करते हैं या भाग दे के उसको प्रसामान्यकृत बना देते हैं। और वे क्षेत्र जहाँ पर की स्थिति ऊर्जा का मान इनफाइनाइट है, वहाँ पर उसके अवकलज, साई के अवकलज और साई सतत नहीं होंगे, वहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, यानी साई का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये सीमांत और सातत्य प्रतिबंध है, जो कि चार सातत्य और 4 सीमांत प्रतिबंधों की हमने बात की है। ये सब किसी भी समस्याओं में तरंग फलन को, कण के व्यवहार को समझने के लिए तरंग फलन पर लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखें कि इसका एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो तरंग फलन को हम लगाते हैं
कहाँ पर, यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्थायी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि एक बादल, एक क्लाउड के रूप में होते हैं। और जहाँ क्लाउड सघन है, हम कहते हैं कण के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, और जहाँ संभावना कम है वहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विरल होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्षीण होती है। तो यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो प्रायिकता वितरण है वो यहाँ दिखाया गया है कि जो जहाँ जहाँ आपके पास पाए जाने की संभावना इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमें प्रायिकता में पीक देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये पीक मिल रहे हैं वहाँ हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की कक्षा यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो प्रायिकता के रूप में हम कक्षाओं की यहाँ भी हम बात करते हैं, जो कि क्वांटम यांत्रिकी का एक मुख्य अंग है। अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स, तरंग फलन से जुड़े हुए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरे पास कि किसी तरंग फलन के लिए कि ये जो तरंग फलन हमें दिए गए हैं वो, तो ये तरंग फलन ए के किस मान के लिए प्रसामान्यकृत हैं। तो अभी अभी हमने प्रसामान्यकरण की कंडीशन देखी है कि साई स्टार साई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये 1 डायमेंशन है, तो हम डी एक्स के सापेक्ष बात कर रहे हैं। अब पहला फलन मैं लेती हूँ, तो पहला फलन है साई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो साई स्टार एक्स क्या हो जाएगा? ए स्टार एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रियल फंक्शन है, तो सिर्फ ए का स्टार होगा, बाकी सब वही का वही रहेगा। अब मैं साई स्टार साई डी एक्स निकालती हूँ, तो मुझे मिल जाता है ए स्टार ए एक्स स्क्वायर, ये आपस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर मॉडुलस होके बाहर आ गया, स्क्वायर होके अंदर इंटीग्रेशन बच गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स। और ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका मान क्या आता है 1/2√π/8। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अब। तो मुझे ए का मान मिल जाता है +-2 की पावर 1/4। इसी तरह मैं दूसरा फलन है e की पावर माइनस ए एक्स, इसे प्रसामान्यकृत करती हूँ। तो मैं साई स्टार निकालती हूँ, तो साई स्टार इसका ए स्टार हो जाएगा। बाकी चूंकि ये पुनः रियल है इसलिए ए की पावर माइनस ए एक्स ही रहेगा। तो ए स्टार ए स्क्वायर होके बाहर आ गया। ये दोनों पावर सेम, बेस सेम होने से घातें जुड़ जाएंगी। तो इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 0 ई की पावर -2ax x इज इक्वल टू 1। एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ प्रसामान्यकरण के लिए मुझे दे रखा था, शर्त क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के x एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ मुझे करना है 0 से इन्फिनिटी के लिए। तो मैं इंटीग्रेशन को कहाँ, क्योंकि वहीं पर कण स्थित है 0 से इन्फिनिटी के बीच, तो इसलिए जहाँ कण स्थित है वहीं उसको हम प्रसामान्यित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान 0 से इन्फिनिटी के लिए मैं कर रही हूँ। तो 0 से इन्फिनिटी के लिए जब मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे मिल जाता है e की पावर -2x/2a। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से इन्फिनिटी तक। और प्रसामान्यीकरण शर्त से ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ और करती हूँ, तो मुझे मान क्या मिलता है, ए की पावर ए का मान क्या मिल जाता है +-√2a। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इनकी लंब कोणीयता का परीक्षण करने के लिए मुझे कहा गया है, दो फलन दिए गए हैं, और परास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में भी, और परास कौन सी 0 से इन्फिनिटी में भी। तो लंब कोणीयता की शर्त कि साई 1 स्टार साई 2 डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो साई 1 मुझे पता है ए1 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, तो साई 1 स्टार हो जाएगा ए1 स्टार ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। साई 2 का मान है, दोनों को हमने गुणा कर दिया है साई 1 स्टार और साई 2 को, तो मुझे क्या मिल जाता है ए1 स्टार ए2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स ई की पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब चूंकि इस परास में अगर मैं देखूँ तो ये इंटीग्रेशन का मान 0 होता है, तो इसलिए ये मान साई 1 स्टार साई 2 डी एक्स का मान 0 आ गया। इसका मतलब साई 1 और साई 2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी परास में कैसे हैं, लंबकोणीय हैं। अब दूसरा परीक्षण मैं करती हूँ 0 से इन्फिनिटी परास के लिए। तो पुनः जो ये इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी एक्स ई की पावर -2 अल्फा स्क्वायर डी एक्स का मान 0 ना होकर अब मुझे मिलता है 2 अल्फा/2 यानी अल्फा मिलता है। तो चूंकि ये मान 0 के बराबर नहीं है अब, इसलिए 0 से इन्फिनिटी परास में ये दोनों फलन आपस में लंबकोणीय नहीं हैं। तो परास पे भी हम देख रहे हैं कि निर्भरता है कि भले फलन हमारे पास सेम ही हैं, लेकिन इस बात पे निर्भरता है कि आपके पास जो परास है, जो कण को डिफाइन किया गया है, वो कहाँ डिफाइन किया गया है, किस परास में कण की उपस्थिति हमारे पास व्यक्त हो रही है। उस आधार पर हमने परीक्षण किया तो पाया कि दिए गए फलनों के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ये दोनों फलन जो हैं लंबकोणीय नहीं हैं, लंबकोणीय हैं, लेकिन 0 से इन्फिनिटी में ये लंबकोणीय नहीं है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि दो दिए गए फलन हमेशा ही लंबकोणीय हो। ये डिपेंड करता है कि वो किस परास में लंबकोणीय हैं और किस परास में लंबकोणीय हमें नहीं मिलते हैं। धन्यवाद।